एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एसएसटी की हर दिन क्लास होती है। जो पहली बार जुड़े हैं उनको बता देती हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पर एसएसटी की जितनी भी क्लासेस हैं जो कि पेपर 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वो देखिएगा ज़रूर। आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के क्वेश्चंस देखे हों। अब ये देखिए, ये जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था 31 दिसंबर को, उसका पूरा का पूरा वही पेपर है। अब आप खुद देखकर बताना कि आपके जो हैं कितने सही हुए हैं, क्या सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे थे, बिकॉज इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे, किससे रखते थे? मैंने हमेशा बोला है कि हड़प्पा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इसका मतलब वो किससे संबंध रखते थे? कांस्य युग से। ठीक है, तांबा से नहीं, ना ही पीतल से, ना ही लोहा से। किससे रखते थे? ब्रॉन्ज से रखते थे। और ये कई बार पूछा हुआ है कि हड़प्पा जो है सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। जो ना याद हो आपको, आप उसको लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अब ये देखिए 32 कथन जो है ए और बी दिया है, आपको इस पर विचार करना है और सही विकल्प का जो है चुनाव करना है। पहला देखिए, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। यहाँ पर अगर केवल ना होता तो ठीक था, बट आप देखो बस ये केवल लगाकर इसने केवल क्या कर दिया, बांध दिया है क्वेश्चन को कि केवल घंटा, दिन तथा वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया है। बी देखिए, समय जो है वो सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। जो टाइम है वो सामाजिक मतलब सोशल और इकोनॉमिक जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसको दिखाता है। तो 32 का क्या होगा? देखिए इसमें एक गलत है बट ये तो सही है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि इसमें जो बात लिखा है वो एकदम सही है, ए गलत है। तो इसमें दोनों सही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है और बी सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से बस पढ़ते रहिए। ये देखिए 33, अल हिंद किताब को किसने लिखा है? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। डायरेक्ट ये ऐसे ही पूछता है, अल बिरूनी की बुक का नाम पूछ लेता है या फिर अल हिंद किताब को किसने लिखा, दोनों का ही आंसर होगा अल बिरूनी। और आपको पता होगा कि अल बिरूनी से क्वेश्चन जो है ईवीएस में भी कई बार पूछा है, ईवीएस का भी आप देखो उसमें भी एक टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर है अल बिरूनी अल हिंद किताब को लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अब ये देखिए, इसमें लिखा है कि 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि मतलब 8वीं और 18वीं सदी की बात हो रही है, उसमें जो साझी वास्तुकला जो पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं? पहला देखिए, बड़े साम्राज्यों तथा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों को परस्पर संकरण करना, क्या ये होगा? या फिर दूसरा देखिए, संक्रमण द्वारा शानदार रचनाओं का शक्तिशाली साम्राज्यों में पुनरावृत्ति की आवश्यकता पैदा करना, ये भी नहीं होगा। सम्राट विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपनी वास्तुकला का प्रसार करना चाहते थे, कि उनका मतलब वो अपना प्रभुत्व जमाए, इस वजह से ये भी नहीं। 4 देखिए, अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए छोटे राजाओं द्वारा बड़े साम्राज्य की वास्तुशैली की नकल की गई, तो क्या ये राइट होगा? देखिए इसका राइट आंसर है पहला, क्योंकि जो 8वीं और 18वीं सदी थी उसके मध्य जो है जो वास्तुकला जो शैलियाँ पाई जाती थी, क्यों पाई जाती थी? क्योंकि जो बड़े साम्राज्य थे उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनका जो आकार हो, मतलब जैसा भी उनकी साइज हो, और शैलियों का परस्पर संकरण करना। संकरण का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन ऑफ फॉर्म एंड स्टाइल्स, उनके जो फॉर्म है, जो उनकी स्टाइल है, उनको क्या करो, फर्टिलाइज करो। यही उनका जो है साझी वास्तुकला शैलियाँ जो है इसी वजह से पाई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। कथनों पर विचार करें। ये कथन वाले क्वेश्चन बहुत आता है और सही विकल्प का चयन करें। अगर आपको एकदम नहीं पता है तो आप ये नहीं कर पाओगे, इसी वजह से एसएसटी थोड़ा सा बस टफ हो जाता है। पहला देखिए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। क्या ये बात सही है? बी देखिए, दांतों के जोड़ और उपास्थियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। तो क्या ये बात इसमें सही है दोनों? तो यस, दोनों की दोनों बात सही है, क्योंकि 2000 साल पहले ही चरक नाम का आपने सुना होगा, ये एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने ही कहा कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, और ये इस पर कैसे पहुंचे? क्योंकि इन्होंने दांत के जोड़ और उपास्थियों के संयोजन से इस संख्या पर ये पहुंचे थे, जो कि दोनों बात एकदम राइट है।
तो दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट है 36, और ये क्वेश्चन ना आए चाहे आपका ईवीएस हो चाहे एसएसटी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी लगता है। इसको याद रखिएगा, इसमें आपको मिलान करना है। ये कुछ डांस के जो है डांस टाइप है, मतलब नृत्य शैली है, और ये राज्य है। कौन से राज्य में कौन सा डांस होता है, नृत्य शैली जो है वो आपको बताना है। कथक कहाँ पर होता है? कथक आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भरतनाट्यम ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है तमिलनाडु में। और एक चीज़ और है कि भरतनाट्यम में अगर आप देखो तो ऐसा लोग ट्रिक भी बनाते हैं कि डबल टी जहाँ पर भी आ जाए वो तमिलनाडु होता है, बट आप याद रखना क्योंकि कई बार ये ट्रिक जो है वो फेल हो जाता है। तो भरतनाट्यम, कथक हो गया उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु। उसके बाद से कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को आप याद कर सकते हो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी मतलब पूड़ी, पूड़ी जो है वो क्या है? कच्ची है, आधी पूड़ी कच्ची है। इसको इस ट्रिक से याद करते हैं लोग कि जो कुचिपुड़ी, देखिए ये कुचिपुड़ी हो गया, तो ये पूड़ी में क्या हो गया? ये पूड़ी हो गई। और पूड़ी कैसी है? कच्ची है, मतलब आधी पूड़ी। तो आप इसको याद रखिए, आधी पूड़ी कच्ची है, तो आधी का मतलब आंध्र प्रदेश, और कुचिपुड़ी क्या हो गया? उसका डांस फॉर्म। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और कथकली मतलब केरल, कली, देखिए कथक कली, और केरल में आपको पता है कि फीमेल का जो फीमेल जो है सबसे ज़्यादा है, तो आप उससे भी याद रख सकते हो। यहाँ पर कली आया है तो कुछ फीमेल का साउंड हो रहा है ऐसा, तो केरल से आप उसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे भी याद करो, अदरवाइज आप चाहो तो पूरा आराम से लिख लेना कि कथक हो गया उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु, कथक कली जो है वो हो गया केरल, एंड कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए ए का तीसरा हो गया, बी का जो है वो दूसरा है, सी का देखिए कथकली का चौथा है, एंड डी का देखिए ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37। अब ये देखिए 37 है, निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए? अब प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करना है, उसमें सही क्रम बताना है कि सबसे पहले किसने जो है विद्रोह किया है। अब ये जिसे पता होगा वही कर पाएगा, नहीं तो आपको ये क्या करना होगा, इसको लिख लीजिएगा सीरियल वाइज में, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, कोल, संथाल, बस्तर, वर्ली। इंग्लिश में भी बता देती हूँ, देखिए आप यहाँ पर कोल्स, संथाल्स, बस्तर, वर्ली जो है, ये जो है जो भी शासकों का जो खिलाफ विद्रोह, जो लोग भी विद्रोह किए थे प्रारंभिक विद्रोह, वहाँ पे सबसे पहले जो है कोल्स का हुआ था, कोल्स के बाद संथाल का, उसके बाद से बस्तर का, देन वर्ली का। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले जो है कोयला से याद रख सकते हैं कोल, उसके बाद से आपने क्या किया, थाली में इसको सजा दिया, देखिए संथाल, उसके बाद से थाली में सजाने के बाद आपने क्या किया, उसको फेंक दिया बिस्तर पे, एंड देन वर्ली, वर्ली मतलब ऐसे गायब हो गए। ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे चाहो वैसे याद करो, बस याद हो जाना चाहिए कि ये जो है प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब चलते हम 38 पे। ये देखिए, आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। इसमें से सही वाला बताना है। पहला देखिए, आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया, ठीक है। बी देखते हैं, आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई। या फिर सी, अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। इसमें क्या होगा सही? देखिए सबसे पहले ए तो एकदम सही है, क्योंकि अगर आपने औपनिवेशिक काल पढ़ा होगा तो उसमें आदिवासी जो मुखिया थे उनको क्या हुआ था, वो अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिए थे औपनिवेशिक काल में। और बी देखिए कि जो आदिवासी मुखियाएं थे उनके कुछ गांवों के, मतलब उनको जो है कुछ गांवों पर अपना भूमि पर अपना खुद का अधिकार बनाने की अनुमति दी गई थी, बट केवल कुछ गांवों पर, सभी गांवों पर नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सही है, बट ये गलत है कि आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत जो है आधिपत्य बना रहा, ये एकदम गलत है। ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39। ये देखिए, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। महिलाओं और जो सुधार था उसके बारे में है, आपको सही चीज़ बतानी है। वक्तव्य में देखिए ए में क्या लिखा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता की। बी देखिए, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। इसमें क्या चीज़ें सही हैं? क्या ये दोनों बात सही है या दोनों ही गलत है?
सबसे पहले देखिए, पहला जो कथन है वो एकदम सही है, क्योंकि जब ब्रिटिश काल का जो समय था उस टाइम पे जो प्राचीन ग्रंथ थे उनके ज्ञान को, उनके जो ज्ञान थे उसको सुधारकों ने नए कानूनों को प्रचारित करने, मतलब उससे क्या हुआ कि जो नए कानून है उसको प्रचार करने में सहायता मिली थी उस चीज़ से। ठीक है, ये बात एकदम सही है। बी देखिए, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को क्या कर दिया था, नकार दिया। तो दोनों की दोनों ही बातें एकदम सही हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही हैं। ना याद हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या फिर लिख लो, बट याद जरूर रखना, क्योंकि तभी आप कर पाओगे एग्जाम में। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तमिलनाडु की बात हो रही है जिसने पेरियार में क्या किया था, गैर ब्राह्मण आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो क्या चुनौतियां थी, चलो वो देखते हैं चुनौतियों को। पहला, उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रारंभ किया था। या फिर बी, उन्होंने मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। या फिर 3, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। या फिर 4, उन्होंने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की। तो उन्होंने क्या किया था, जिसे नहीं पता हो याद रखना कि तमिलनाडु में जब गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया गया था तो उसमें स्वाभिमान आंदोलन को आरंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन। तो 40 का होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। ठीक है, 3 जो है वो इसमें सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41, ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की है। कई बार पुस्तक का नाम लिखकर आता है कि गुलामगिरी बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, गुलामगिरी। याद रखना, ज्योतिराव फुले, इन्हीं की ये बुक है और बहुत फेमस बुक है, कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो चलो देखते हैं, ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की है। जो जातियों में जो डिफ्रेंसिएशन है, भेदभाव है, उसकी आलोचना जो है किसके द्वारा की है। पहला, जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना। या फिर दूसरा, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। या फिर तीसरा, सभी मनुष्यों की विज्ञान आधारित जैविक समानता के दावे को मानकर। या फिर 4, पूर्व सदियों में भक्ति और सूफी आंदोलनों से प्रभावित होकर। देखिए, जो ज्योतिराव फुले थे उन्होंने एक ही चीज़ किया था कि जाति असमानता की आलोचना करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यह तर्क दिया था कि जो आर्य थे वो विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर मतलब जो मूल निवासी हैं वहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर जाति, मतलब आधिपत्य का मतलब क्या होता है, आप वहाँ पर अपना हक जो है, अपना अधिकार स्थापित कर दो, और उसके बाद से क्या किया था, जाति व्यवस्था को लागू किया था। यही आलोचना किसके द्वारा किया गया था, ज्योतिराव फुले ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 42 देखिए, जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया था। जलियांवाला जो कांड था ना, उसके विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था। ये रहा असहयोग आंदोलन। रॉलेट सत्याग्रह को क्या बोलते हैं, काला कानून, जिसमें ना अपील ना दलील की कानून, ना अपील ना दलील, मतलब डायरेक्ट जो है बिना सुनवाई के आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो इसका है। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये भी याद रखिएगा, ये नमक कर से रिलेटेड है, बट इसमें पूछा था जलियांवाला बाग, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ये पॉइंट भी याद रखना कि ये किससे संबंधित है, नमक आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, यह वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा तरीका सही होगा। मतलब वर्तमान समय में अगर आपको अपनी सत्ता के विरुद्ध जो है अपनी नाराजगी, अपनी गुस्सा को जो है संयत या फिर नरमपंथी आपको पता होगा कि आराम से, गर्मपंथी आपको पता है जो लोग बहुत आक्रोशी वाले, आक्रोश जिनके अंदर होता है, गुस्सा भरा होता है, बट आपको नरमपंथी तरीके से कहना होगा, तो आप क्या तरीका अपनाओगे। सबसे पहला देखो, बल का प्रयोग करोगे, प्रदर्शन करोगे या फिर लेख लिखोगे। इसमें से क्या होगा, बल का प्रयोग तो कौन करेगा, गर्मपंथी के लोग करेंगे ना, जिनको आक्रोश दिखाना होगा, बट आप क्या करोगे, प्रदर्शन करोगे, लेख लिखोगे कि आप जो है किस चीज़ से अपने सत्ता के विरुद्ध जो है अपनी नाराजगी को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जहां पर आप बल का प्रयोग ना करें, प्रदर्शन करें और लेख लिखें। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर राइटिंग स्किल्स, राइटिंग्स, जो लेख लिखते हैं उसको राइटिंग्स बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है राइटिंग आर्टिकल्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, तो याद रखना ये तो आप आराम से कर ही लोगे। तो ए गलत है, बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी उतना टफ नहीं आएगा आपको, इसमें कुछ मिक्स भी रहेंगे जो आपको खुद से भी करना होगा। अब ये देखिए 44 है कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है। क्यों जारी है? अभी भी जो है हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्यों बोला जाता है? अब इसकी क्या चीज़ें लिखी वो देखते हैं। पहला है कि यह शर्त थी कि जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी। ऐसा कुछ शर्त था कि ब्रिटिश के जो वायसराय थे उसने ऐसा कुछ रखा था? कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी। दूसरा देखिए, यह प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप से परिवर्तित होने में सहयोग देगा। क्या ऐसा कुछ था कि जो परंपराएं थी जो औपनिवेशिक काल से, कि भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप में, मतलब ईजी रूप में आप इसको क्या कर सकें, चेंज करने में हेल्प हो सके इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा कुछ था? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा देखिए, गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। क्या ये होगा? या फिर 4 देखिए, भारत सरकार जो है भाषा आधारित राज्य बनाने की मांग पर काबू रखना चाहती थी कि वो क्या करे, भाषा आधारित राज्य बनाए, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसकी मांग जो है किया गया था आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पे एक अलग राज्य बनाने की, बट ऐसा कुछ नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है, क्योंकि इसका देखिए अगर मैं आपको इंग्लिश में भी समझाना चाहूँ, देयर वॉज अ डिमांड फ्रॉम नॉन हिंदू स्पीकिंग स्टेट्स। जो नॉन हिंदू जो स्टेट्स थे, जहाँ पर नॉन हिंदू स्पीकिंग स्टेट्स थे, वहाँ पे एक डिमांड था फॉर अ लैंग्वेज दैट वॉज अंडरस्टूड बाई देम, कि वो समझ पाएँ। जो लोग जो है हिंदी नहीं समझ पाते हैं उनके लिए ऐसी डिमांड थी। तो ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है। वही चीज़ लिखा है कि गैर हिंदी भाषी जो हैं, जो नॉन स्पीकिंग हिंदी, भारतीय राज्यों की मांग थी, एक उनके समझ में आने वाली ये भाषा थी। अंग्रेजी भाषा क्या है? जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो आप उनसे क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, संचार कर सकते हो, बात कर सकते हो, इसीलिए तो है ये इंग्लिश भाषा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप मुझे ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में दिया गया है कथन A और B। अब विचार करो और देखो कौन सी बात सही लिखी है। सबसे पहले, क्या सन एक तारा है? सूर्य जो है एक स्टार है? यस, आप सभी को पता है कि जो सूर्य है, जो आप डेली देखते हो सुबह में निकलता है, वो क्या है? एक स्टार है। B देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत जो तारे हैं वो भी सूर्य के ही समान है। यस, जो रात के समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चमकते हुए जो अनगिनत तारे हैं, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, वो क्या है? वो भी तो सूर्य के ही समान है। दोनों की दोनों बातें एकदम सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 A और B सही है। और याद रखना, बहुत से लोग को नहीं पता होता है कि सूर्य जो क्या है वो भी एक स्टार ही है, और जो रात के समय भी जो तारे दिखते हैं वो भी सूर्य के ही समान है। तो ये था आज का हमारा क्लास। आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। सीटेट के एग्जाम में SST का बहुत बड़ा रोल होता है। पेपर 2 में 60 नंबर का पेपर केवल SST ही है। तो हर दिन अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो आप सोचो आपका खुद का क्वेश्चन जो है कितना अच्छा तैयार हो जाएगा, प्लस आप खुद से भी पढ़ाई करोगे तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।